हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका मेरे पॉलिटी के इस सीरीज़ में, जहां हम पॉलिटी के कुछ बहुत कोर टॉपिक्स आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो हमारे इसी सीरीज़ के आगे हम बढ़ते हुए आज हम आपको बताएंगे दोस्तों फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स से ही जुड़ा आपको हम एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम बताने वाले हैं, जो इसके बाद बताएंगे। जस्ट आप थोड़े देर रुक जाइए, आपको वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके मिसलेनियस के अंदर आता है। देखिए दोस्तों, आप एक बात बताइए मुझे कि डेमोक्रेसी जो हम पढ़ते आ रहे हैं पिछले सीरीज़ में, हर कॉन्सेप्ट मैं आपको जोड़ के दिखाऊंगा दोस्तों। डेमोक्रेसी तो लोकतंत्र क्या है दोस्तों? लोकतंत्र वो है जहाँ जनता का शासन है, ठीक है? जनता यानी जहाँ लोगों का शासन है, पीपल का शासन है, ठीक है? एक और बात आप मुझे बताइए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़े हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है दोस्तों? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए है? इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, जो इसका मेन फोकस है, वो क्या है दोस्तों? वो है पीपल। वो देश के जनता के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान बनाया गया है, ठीक है? पीपल, क्यों पीपल? क्योंकि आप देखिए, हर जगह आप देख लीजिए, प्रियम्बल में आप देख लीजिए, ठीक है? प्रियम्बल में सबसे पहला जो 3 अक्षर लिखा है दोस्तों, वो लिखा है वी द पीपल। आप पढ़िएगा कभी, वी द पीपल से ही प्रियम्बल की शुरुआत होती है। तो आखिर जब पीपल इतने इम्पॉर्टेंट हैं डेमोक्रेसी के लिए, तो आप दूसरी बात मुझे बता दीजिए दोस्तों कि पीपल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, भारत का जनता, देश की जनता वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या देश का सरकार, गवर्नमेंट, या इसे आप स्टेट कह दें, ठीक है? राजनीति विज्ञान के भाषा में इसे स्टेट भी कहा जाता है दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो गवर्नमेंट पावरफुल है या स्टेट पावरफुल है? आप एक बात मुझे बता दें। जाहिर सी बात है, पीपल पावरफुल है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र है दोस्तों, डेमोक्रेसी है, ठीक है? इसलिए जो हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स लिखा है ना दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि अगर डेमोक्रेसी भारत में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका हम कौन सा इम्पोर्टेंट, अगर ये बेस ये है, ठीक है, ये डेमोक्रेसी है अगर भारत का, तो एक ऐसा चीज़, एक ऐसा उसका फाउंडेशन, एक ऐसा बेस, जिसको अगर हम हटा दें तो डेमोक्रेसी ही खत्म हो जाएगा। वो कौन सा चीज़ है दोस्तों? फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत ही, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। देखिए, बहुत सारे एग्जाम्स में आप देखिए, यूपीएससी से लेके बीपीएससी और जेपीएससी में भी बिल्कुल पूछ सकता है दोस्तों। ये सब एकदम जो कोर एरियाज कहते हैं ना आप, जिसे उससे उससे ये इसमें उसमें ये सब टॉपिक्स आते हैं, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? तो अब आप समझ गए फंडामेंटल राइट्स क्या होता है। तो जो फंडामेंटल राइट्स है ना, उसका जिक्र हमारे संविधान में किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन, आपको फिर याद दिला दें, हमारा सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम लॉ, इससे बढ़कर कुछ नहीं है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 3 में, याद रखिएगा, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है, ठीक है? तो आपको फिर से बता दें, पार्ट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप देखिए, अगर ये देखिए दोस्तों, मैं आप बहुत डिटेल में नहीं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत कम दिन बचे हैं दोस्तों, ठीक है? जब हम मेंस का आप लोगों को बताएंगे ना, अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर इन सब के बारे में आपको आपसे विस्तार से चर्चा करूँगा, ठीक है? आंसर कैसे लिख सकते हैं, इन सब जैसी ये सब जैसी बातें। देखिए दोस्तों, एक और चीज़ अगर हम इससे जुड़ा आपको बता दें, ठीक है ना? फंडामेंटल राइट्स किसके लिए है दोस्तों? पीपल के लिए, पीपल के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, इन्हीं के लिए तो है फंडामेंटल राइट्स। मानव सभ्यता के लिए ही तो बना है, देश की जनता के लिए ही तो बना है, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स में जैसे क्या क्या होता है कि अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए, अगर मैं कहूँ, या हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, हर एक रिलीजन इक्वल है, ठीक है? मेन एंड वुमेन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई इनइक्वालिटी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। उसके बाद जो एससी एसटीज़ का प्रोटेक्शन हमें करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी के, बहुत ही निचले तबके के हैं, इन्हें सुरक्षा की ज़रूरत होती है दोस्तों। एसटी एससी हो गई, वुमेन हो गया। मिनिस्ट्री भी आप देखिए, हमारे केंद्र में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अलग से मिनिस्ट्री बनाना पड़ा दोस्तों हमें। क्यों? वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए, चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन के लिए। तो अगर ये सब मैं कहूँ दोस्तों, ये सब क्या है? यही सब तो है फंडामेंटल राइट्स। आप समझ रहे हैं, यही सब तो है फंडामेंटल राइट्स। तो आप ये देखिए, फंडामेंटल राइट्स अगर ह्यूमंस के लिए है, तो क्या हम इसे ह्यूमन राइट्स नहीं कह सकते हैं दोस्तों? ह्यूमन राइट्स आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा गया है, ह्यूमन राइट्स, ठीक है? तो ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स ही तो ह्यूमन राइट्स है दोस्तों। आप दोनों की एसेंस को आप समझिए। ह्यूमन राइट्स में ऐसे क्या कहता है? सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है? सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, या मैं कहूँ सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, सामाजिक एवं आर्थिक
जो राइट्स हैं उनके बारे में, मैं कहूँ कल्चरल राइट्स, सांस्कृतिक राइट्स के बारे में, यही सब तो है दोस्तों ह्यूमन राइट्स। आप समझे, दोनों एक है। तो देखिए दोस्तों, इसके दोनों के बारे में आपसे हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आज जो मैं आपको कराने वाला हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, कि फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स जो कि सेम है दोस्तों, ठीक है। आप अलग अलग सिलेबस में जिक्र है, पर ये अगर अगर आप ये समझ गए ना, तो यही यही तो है वही चीज़, ठीक है। और ये ह्यूमन राइट्स क्या पूरे वर्ल्ड के लिए होता है, ठीक है। ये कहीं लिखा नहीं गया है दोस्तों, ह्यूमन राइट्स ऐसा नहीं है कि किसी एक किताब में लिखा गया कि ये ह्यूमन राइट्स है। ये दोस्तों एक कुछ मूल्य हैं, ठीक है, कुछ बेसिक वैल्यूज़ है जो पूरे लोग, हर लोग को पता है। जैसे मैं कहूँ सच बोलना, ये वैल्यूज़ है, उसी तरह ह्यूमन राइट्स भी एक वैल्यूज़ है दोस्तों। ये हर इंसान के जो है वो ज़िंदगी के लिए एक इंटीग्रल पार्ट रखता है, पूरे वर्ल्ड की बात करें या किसी देश की बात करें, कहीं भी, ठीक है ना। अब जैसे मैं बात करूँ कि कहीं वॉर होता है, सीरिया में इतना वॉर होता है, ठीक है, इतना, या फिर टेररिज्म होता है, ठीक है, टेररिज्म की घटना आप देखते होंगे जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसमें जो इनोसेंट लोगों की हत्या होती है दोस्तों, वही तो, उसे हम क्या कहते हैं, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, कहते हैं ना, न्यूज़ में आप सुने होंगे, ठीक है ना, कि मीडिया वाले क्या कहते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, यही तो है ह्यूमन राइट्स, ठीक है। अब देखिए, आइए हम इसके जुड़े कुछ सवाल देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ तो आपका पहले मैं फंडामेंटल राइट्स से पूछूंगा आप लोगों से, और फिर हम ह्यूमन राइट्स पे भी जाएंगे, ठीक है। दोनों का क्वेश्चन यहाँ डिस्कस होगा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, किस पार्ट में है दोस्तों। पार्ट, शेड्यूल और आर्टिकल्स मैंने बता चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन से पार्ट में, तो आज तो आपका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है, पार्ट 3 में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। आपको पता है दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स में आप थोड़ा एक बार इसे कहीं से भी, विकिपीडिया से, या भी दोस्तों समय बहुत कम है, तो इसलिए आप बस कहीं से कुछ बेसिक फैक्ट आप इसका याद कर लें। जैसे कितने आर्टिकल इसके अंदर होते हैं, तो 12 से लेके 32 आर्टिकल तक होता है दोस्तों, तो ये आप याद रख लें। उसके बाद आप तो 12 से 32 के बीच में ये फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है पूरा, ठीक है, पार्ट 3 का। तो इसी के अंदर राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू रिलीजियस, तो ये सब आप देख लें दोस्तों, ठीक है। मैं अभी इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, टाइम हमारे पास कम है, और हमें बस 40 डेज में आपको 3 से 4 क्वेश्चन सिक्योर करना है, ठीक है। तो आप स्मार्ट स्टडी करो दोस्तों, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, राइट टू इक्वालिटी किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा 14 to 18, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारा है कि आर्टिकल 32, ठीक है। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात बता देता हूँ कि जो फंडामेंटल राइट्स का जो एग्जिस्टेंस है ना दोस्तों, ये अभी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा ये इतना जीवंत है, ठीक है। आज भी फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी देखिए, आज भी क्या, ये आने वाले 100 साल तक भी रहेगा, पिछले 70 साल में आएगा। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स एक बहुत इतना इंपॉर्टेंट है ना, कि इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, वरना ये बस कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिखा हुआ नोट से रह जाएगा, ठीक है। आप एक बात बताइए, लॉ बस बनाना या संविधान बनाना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या उससे इंपॉर्टेंट है उसको लागू करना, उससे देश को चेंज करना, उससे सोशल रेवोल्यूशन लाना। जाहिर सी बात है, स्पिरिट ऑफ द लॉ इज मोर इंपॉर्टेंट देन द लॉ, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना दोस्तों, तो इसको एग्जिस्ट करने के लिए आर्टिकल 32 जो है, लास्ट आर्टिकल, ये कहता है कि आप अगर इसका वायलेशन होता है किसी इंडिविजुअल का, क्योंकि पीपल इंपॉर्टेंट है, सरकार नहीं, ठीक है। तो किसी पीपल का वायलेट होता है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आप जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आर्टिकल 32 इतना इंपॉर्टेंट दिया गया है, ठीक है। ये इसका एग्जिस्टेंस का कारण है 32 फंडामेंटल राइट्स का। तो क्वेश्चन है कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 32, ऐसा किसने कहा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर जी ने। उसके बाद क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, फंडामेंटल राइट्स का, ये थोड़ा ट्रिकी है पर मज़ा आएगा, देखिए इसे सॉल्व करते हैं, कि विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स जो है दोस्तों, उनमें से ये चारों में से कौन सा नहीं है, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड। आपका ऑप्शन है दोस्तों, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कल, तो देखिए आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, ठीक है, कंजर्व रिच हेरिटेज ऑफ और नेशन, ठीक है, कंजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर नेशन। क्यों, क्योंकि ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है दोस्तों, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट्स आप कुछ याद रखिए, ठीक है ना। उसका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है दोस्तों, ये आर्टिकल 21 में है, बार बार इसका न्यूज़ में या कहीं भी आप इसका देखिए, इसका जिक्र होगा ही होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ, अब आप ह्यूमन राइट्स पे क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, कि यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी जो UN जो संस्था है दोस्तों, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था, ठीक है। कब रिलीज किया था, वही एक क्वेश्चन है, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड इन, कब अडॉप्ट हुआ दोस्तों, आंसर हो जाएगा 1948, ठीक है, याद रखिएगा। ये एक डॉक्यूमेंट था जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका
अगला क्वेश्चन है कि जो यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट्स कमीशन है, याद रखिए एक कमीशन है, वो एक डॉक्यूमेंट था, ये एक आयोग है दोस्तों, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, वैसे ही एक आयोग है, ये एक संस्था है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो कब बना, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1993, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछते हैं दोस्तों तो आंसर हो जाएगा जेनीवा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, देखिए जब जाहिर सी बात है जब यूएन जैसी संस्था पूरे जो एग्जिस्ट कर रही है उसने अगर कुछ बोला है तो जाहिर सी बात है उसका इम्पोर्टेंस है कि नहीं। तो दोस्तों जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन एचआरसी भी जब बनाया तो एनएचआरसी भी तो बनेगा ही। तो एनएचआरसी का जो है वो कब क्रिएट हुआ, ठीक है। तो आंसर याद रखिएगा 12 अक्टूबर 1993। दोनों सेम डेट है दोस्तों 1993, इसलिए याद करने में दिक्कत नहीं आएगी कि यूएनएचआरसी और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन दोनों 1993। अगर पूछ दे दोस्तों कि इसका चेयरमैन कौन होता है तो आपका आंसर हो जाएगा अभी अभी जो प्रेजेंट इसका चेयरमैन है वो है जस्टिस एच एल दत्तू, ठीक है ना।